हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 4th एंड 5th जुलाई। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। टू गेट द लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक्स रिलेटेड विद करंट अफेयर्स ऑफ 4th एंड 5th जुलाई। फर्स्ट वन इज़ हैगिया सोफिया। ये आर्ट एंड कल्चर से है टॉपिक। सेकेंड वन इज़ पारेख दरूर सम्मान। ये गवर्नेंस से है जो कि स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड है। थर्ड वन इज़ फोबोस। ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है एंड इट इज़ रिलेटेड विद मून ऑफ मार्स। एंड लास्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड पेंडेमिक। ये आप कह सकते हो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक डाला गया आज के वीडियो में। सो अवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज़ हैगिया सोफिया। ये टॉपिक हमारा आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएगा। और हैगिया सोफिया है क्या? ये एक म्यूजियम है इन टर्की लोकेटेड इन इस्तांबुल। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अभी अभी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ टर्की को कन्वीन किया गया है ये डिसाइड करने के लिए कि इस म्यूजियम को मॉस्क में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ हैगिया सोफिया और ये कंट्रोवर्सी है क्या। ओल्ड नेम ऑफ इस्तांबुल वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल और ये आता था बेजेंटाइन एम्पायर के अंडर। जब इसके रूलर थे जस्टिनियन वन, उन्होंने 532 एडी में कंस्ट्रक्ट करवाया हैगिया सोफिया को। और हैगिया सोफिया थी सीट ऑफ पेट्रियार्क ऑफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, यानी ये चर्च के अंडर आती थी और 900 साल तक ये ऐसे ही रहा। बट इन 15th सेंचुरी एडी हैगिया सोफिया वॉज रैंसैक्ड बाय द ओटोमन फोर्सेस, यानी ये ओटोमन एम्पायर के अंडर आ गई थी और सुल्तान महमद टू ने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया एक मॉस्क में। ये इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक मॉस्क में। एंड इन 1985 यूनेस्को गेव इट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब मुस्तफ़ा कमल ने टर्की को संभाला था तो 1930s में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था इस मॉस्क को एक म्यूजियम में। तो अब हो क्या रहा है? हैगिया सोफिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो चर्च था, उसको कन्वर्ट किया गया एक मॉस्क के अंदर इन 1453। देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम और अब डिमांड उठ रही है कि म्यूजियम को दोबारा से कन्वर्ट किया जाए मॉस्क के अंदर। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है इस टॉपिक की। नाउ इस टॉपिक के साथ साथ आपको जो चीज़ें याद करने की जरूरत है या जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हो वो है लोकेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस सिचुएटेड इन टर्की। तो टर्की के अंदर मेनली आपको जो प्लेसेस ध्यान रखने हैं वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इस्तांबुल। तो इस्तांबुल आपका यहाँ पर पड़ता है। यू शुड नो अबाउट इट दैट जो कैपिटल है टर्की की वो है अंकारा। और इसकी जो एक फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हो, जो पॉपुलर सिटी कह सकते हो, वो इस्तांबुल है। सेकेंड थिंग इज इट इज़ सिचुएटेड नियर ब्लैक सी। तो ये है ब्लैक सी। अब आपका होमवर्क ये रहेगा तो कि आप ये बताइए कि ब्लैक सी के चारों तरफ कौन सी कंट्रीज़ हैं। थर्ड क्वेश्चन दैट कैन अराइज हेयर इज बोस्फोरस। उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बोस्फोरस। तो स्टेट ऑफ बोस्फोरस जो आपकी रहेगी वो रहेगी यहाँ पर। ये है स्टेट ऑफ बोस्फोरस जो इस्तांबुल के पास है। और स्टेट ऑफ बोस्फोरस कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा को और ब्लैक सी को। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकता है। लास्ट थिंग इज मेडिटेरेनियन सी। तो ये भी आपका होमवर्क है कि मेडिटेरियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए इस टॉपिक के अंदर। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आवर सेकंड टॉपिक इज रिलेटेड विद गवर्नेंस। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी एक नए अवार्ड्स लॉन्च किए हैं जिनका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। ये पार्ट होंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के। सो इन अवार्ड्स में जो दूसरा वर्ड है यानी दौर, ये 5 कैटेगरीज को कंबाइन करके बनाया गया है। तो इसकी एब्रीविएशन को जब हम ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ बनता है। फर्स्ट वन इज दिव्य यानी प्लेटिनम। सेकेंड वन इज अनुपम यानी गोल्ड। थर्ड वन इज उज्ज्वल यानी सिल्वर। फोर्थ वन इज उदित यानी ब्रॉन्ज। एंड लास्ट वन इज आरोही यानी एस्पायरिंग। हर एक कैटेगरी के अंदर 3 सिटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा टू रिकग्नाइज कि उन्होंने कैसा वर्क किया है स्वच्छता के लिए। इनिशियली क्या होता था कि एक सिटी के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए पॉपुलेशन को यूज़ किया जाता था। बट अब इस नए अवार्ड के अंदर 6 कैटेगरीज लाई गई हैं या 6 इंडिकेटर्स लाए गए हैं जिनके बेसिस पे परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। तो पहला इंडिकेटर है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी जो भी वेस्ट सिटी के अंदर जनरेट हो रहा है वो ड्राई
वेट और हजार्डस कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो कितनी कैपेसिटी है, वो कितना सेग्रीगेशन वो लोग कर पाती है वो सिटी। सेकेंड इज द प्रोसेसिंग कैपेसिटी। प्रोसेसिंग कैपेसिटी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू वेट वेस्ट जनरेटेड, जो गीला कचरा जनरेट किया गया है उसको कितना प्रोसेस कर पाता है वो सिटी, उसको वो सेकेंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट बोथ। तो जैसे ड्राई वेस्ट में आपके प्लास्टिक्स आ जाएंगे, आपका वुड आ जाएगा, वेट वेस्ट के अंदर आपका कोई भी खाना होगा घर का, वो चीज़ें आ जाएंगी, तो उसको रिसाइकल करने की कैपेबिलिटी कितनी है उस सिटी की, वो थर्ड क्राइटेरिया होगा। फोर्थ क्राइटेरिया होगा जो कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन वर्क होता है, जो बिल्डिंग्स हमारी बनती हैं, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी कितनी है। फिफ्थ वन रहेगा कि लैंडफिल्स में कितना वेस्ट जा रहा है, यानी जो वेस्ट आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो वही वेस्ट लैंडफिल्स में जाएगा, तो वो वेस्ट कितना जा रहा है, जितना कम वेस्ट जाएगा उतना ही अच्छा है, यानी उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है। एंड लास्ट वन इज द सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटीजन्स, कि लैक्टेंस बनी है या नहीं बनी है, कल्चर क्या है सफाई की तरफ, जैसे हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं, वॉशिंग को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कितनी क्लीनलीनेस है, सैनिटेशन वाइज कितना है उस सिटी के अंदर कंसर्न लोगों के अंदर। तो इन 6 क्राइटेरियाज के बेसिस पे अब एक सिटी को परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली 5 कैटेगरीज ऑफ अवार्ड उनको दिए जाएंगे। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज फोबोस। इट इज फ्रॉम साइंस एंड टेक। अब फोबोस है क्या? फोबोस इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। द अदर सैटेलाइट ऑफ मार्स इज डेमोस। तो फोबोस एंड डेमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ मार्स, या ये मून्स हैं मार्स के। ये न्यूज़ में किस लिए है? ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसरो के मार्स ऑर्बिटल मिशन ने अभी अभी कुछ फोटोज भेजे हैं फोबोस के। फोबोस इज लार्जली मेड अप ऑफ कार्बोनियस क्रोंडाइट्स। इसके ऊपर कुछ क्रेटर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्रेटर है स्टिकनी का। सेकंड जो अदर दूसरे क्रेटर्स हैं वो हैं स्लोवोस्की, रोश और ग्रिल्डेक। फोटो में आप देख सकते हो, ये है स्टिकनी, ये सबसे बड़ा क्रेटर है मार्स, ये इसका फोबोस का, देन स्लोवोस्की, रोश, ग्रिल्डेक। फोबोस और डेमोस को दोनों को ही डिस्कवर किया था एस्फाल हॉल ने इन 1877। ही वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर। आवर लास्ट टॉपिक इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन पेंडेमिक। इन 2018 मैकेंजी ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अकॉर्डिंग हम हर साल 350 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं और जिसका सिर्फ 16% ही रिसाइकल हो पाता है। तो लगभग 84% ऑफ जो वेस्ट है वो एज इट इज़ एनवायरनमेंट में रहता है और उसको पोल्यूट करता है। अब कोविड-19 की वजह से जो ये अमाउंट है प्लास्टिक जनरेशन का या प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इवन हायर देन द एस्टिमेट्स ऑफ मैकेंजी रिपोर्ट। To manage the plastic in India, we first of all have plastic waste management rules of 2016. इनको अमेंड किया गया था 2018 में। You can check those amendments as they are relevant from present perspective. Secondly, प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर एक जन आंदोलन चलाया था to curb the use of single use plastics. एक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है जिसके अंडर ये कैंपेन चलाया गया था। नेक्स्ट थिंग इज दैट द सिंगल यूज प्लास्टिक। प्रॉब्लम सिंगल यूज़ प्लास्टिक से है, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एक बार यूज़ किया गया उसको फिर फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, वी नीड प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडिशनल मटेरियल्स उनको रिप्लेस करता है, जैसे वुड को रिप्लेस करता है, या जो स्ट्रेंथन प्लास्टिक्स हैं वो आयरन तक को रिप्लेस कर देते हैं। बट जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स। जो मल्टीपल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, जैसे चेयर हो गया, वो एक बार खरीदी गई वो कई साल तक रहेगी, पर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जैसे थैलियाँ हो गई या पॉलीथीन्स हो गए, वो एक बार यूज़ होते हैं देन उनको डिस्पोज कर दिया जाता है, जो कि क्रिएट करते हैं वेस्ट। सो हमें उस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारी प्रॉब्लम है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के साथ। अब वे फॉरवर्ड क्या रहेगा टू कर्ब द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और टू मैनेज द ऑलरेडी जनरेटेड प्लास्टिक वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि हमें सिर्फ ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जैसे युगांडा ने प्लास्टिक वेस्ट को रीमेल्ट करके या मेल्ट करके फेस शील्ड बनाना शुरू किया है। वो चीप भी रहती हैं और प्रोसेस भी क्लीन रहता है, मेकिंग द फेस शील्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक। सेकेंड इज़ दैट वी नीड टू सेंसिटाइज द कंज्यूमर्स। उनके बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर कंज्यूमर्स खुद ही अवॉइड करेंगे टेकिंग प्लास्टिक्स या टेकिंग मटेरियल इन द प्लास्टिक्स, तो भी काफ़ी हद तक हम प्लास्टिक यूज़ को कर्ब कर सकते हैं।
अंडर फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन मटेरियल रिकवरी के लिए एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन सिस्टम होगा टू सेग्रीगेट द प्लास्टिक वेस्ट. So change is possible only when we use the concept of 4R. फर्स्ट वन इज रिफ्यूज. रिफ्यूज कहाँ पे होगा? कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करने से. सेकेंड वन इज रिड्यूस. अगर रिफ्यूज करेंगे तो रिड्यूस भी होगा, तो इसमें भी कंज्यूमर बिहेवियर ही आ जाएगा. थर्ड वन इज रीयूज. ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है. एंड रिसाइकल, ये भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करता है. तो ये 4R वाली जो स्ट्रेटेजी है, इसको यूज करके हम प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं इन अ बेटर मैनर. सो इसके साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं. वी होप दैट दे हैव बीन यूजफुल टू यू. If you like our video, please hit the like button and subscribe to our channel, and thank you very much. Have a nice day.